लाइव हो गया है? कमेंट दिखाइए। देखिए पंखा को किधर कर दिया है ये सब, एक नंबर का बदमाश सब। कोई आता है गेट तोड़ता है तो कोई पंखा इधर उधर कर देता है। मतलब सब बदमाश मेरे ही पास आए, सब नमूना मेरे ही पास आए, समझे। कृति सिंह, श्याम सुंदर कुमार, मनीषानंद कुमार, अंकित, रोशन कुमार, सुमन यदुवंशी, सत्येंद्र कुमार, उत्कर्ष सोलंकी, सबको गुड इवनिंग। आ जाइए। तो पिछले क्लास में नदी को खत्म कर दिए थे हम लोग। अब देखिए इस चैप्टर में 3-4 और टॉपिक है। बहुउद्देशीय परियोजना, झील, जलप्रपात, नदियों के किनारे बसे नगर, नदियों के किनारे बसे नगर। अब इसमें हम लोग सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना को देख लेते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना को देखने के बाद झील को देखेंगे, झील को देखने के बाद जलप्रपात को देखेंगे, जलप्रपात को देखने के बाद जो है नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर को देखेंगे। मतलब जिसका इंपोर्टेंस जिस अनुरूप है उसी अनुरूप जो है चीजों को एक एक करके हम लोग देखेंगे। थोड़ा पानी ले आइएगा, प्यास लग रहा है। ठीक है अच्छा तो पानी तो आधा है, हो आधा अधूरा काहे रखता है। पानी जानते हैं बहुत खत्म होता है, क्या बताएं हम आपको। हाँ गर्मी है सर, फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं फिर भी डेली टेस्ट लगाना इंपॉर्टेंट है क्या सर? अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो डेली फुल लेंथ टेस्ट लगाइए। अगर नहीं कंप्लीट हुआ है तो पहला फोकस ये होना चाहिए कि जो है सिलेबस कंप्लीट करे। ठीक है, उसके बाद सिलेबस जैसे ही कंप्लीट हो गया वैसे ही जो है फुल लेंथ टेस्ट लगाइए। बीपीएससी का बैच बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, टाइम जो है ना, टाइम नहीं निकल पा रहा है तो टाइम थोड़ा सा निकाल लें। टाइम जैसे ही निकल गया बैच अनाउंसमेंट कर देंगे। ठीक है, आ जाएगा, इसी माह के लास्ट तक में आ जाएगा। टाइम नहीं भी निकलेगा फिर भी निकालेंगे और इस माह के लास्ट तक में जो है आपको दे देंगे। चलिए आ जाइए, अब आ जाइए, जल्दी आ जाएगा। आइए पहले रिवीजन करते हैं। अच्छा इससे फायदा होता है ना, फायदा होता है ना, लेकिन इसमें टाइपिस्ट जो है ना थोड़ा बहुत इधर उधर कर देता है। पेरियार के जगह पटियार कर दिया पटियार, हे भगवान। ठीक है, तो आ जाइए। पानी खत्म हो जाता है, वो पानी ऐसा पानी भर दिन आते रहता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, अब पता नहीं क्या करना होगा। है वो तो एकदम काम ही नहीं करेगा, पागल है। आरो काम करेगा। आप लोग इतना बदमाश है महाराज, कोई तोड़ियों के लेके चल जाएगा। आप लोग का कोई भरोसा है? स्टाफ का आप लोग वैल्यू देते हैं? ठीक है, लेकिन वैल्यू देना चाहिए। देखिए उन लोग को काहे रखें। ठीक है, आप लोग चीजों को समझते ना है ना, यही महंगा तो पड़िए जाता है। ठीक है, आप बिल देखिएगा तो चकरा जाइएगा एक महीना का, स्पेशली गर्मी में। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, ये 7 महीना बहुत बिल जाता है। ठीक है, जितना आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी जो है क्या बताए, कितना भी पैसा मंगाते हैं, कितना भी पानी मंगाते हैं, वो खत्म हो जाता है। अब हम तो यही ना, हम तो पैसा ही ना दे सकते हैं। पानी तो लाना उसी का काम है, पिलाना उसका काम है, और उसका भी बिजनेस, वो तो भर दिन ढोते रहता है बेचारा। अब क्या किया जा सकता है, गर्मी ही बहुत ज्यादा है और विद्यार्थी भी पहले से बहुत बढ़ गया है, तो यही सब कारण है। खैर छोड़िए, थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज कीजिए, घर से भी कभी काल पानी लेके आइए आप लोग। देखते हैं बहुत विद्यार्थी तो जाते वक्त पानी भर के जाता है, जाता है कि नहीं जाता है? आप लोग भी देखते होंगे। ठीक है, भर के नहीं जाना चाहिए। जबकि क्या करेंगे रवि जी, शर्ट है ये ना है तो क्या करे बताइए ना। 2-4 को 10 को खरीद के आप हमको भेज दीजिए, और एड्रेस तो पता ही है, नहीं पता है तो जान लीजिए, किसान कोल्ड स्टोर, मुसल्लभपुर हाट, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना। ठीक है, भेज दीजिए 10 को शर्ट खरीद करके, तो जो है डेली अलग अलग पहन के आएंगे। अब गरीब है तो एक शर्ट पहनते हैं, क्या करें।
चलिए आइए अब जो साफ रहेगा वही ना पहनेंगे, अपने से कपड़ों साफ करना होता है महाराज। ठीक है शांत रहिए। शादी आप लोग करवाइए नहीं देते हैं मेरा, करवा दीजिए मेरा शादी। आइए आप लोग होने दीजिएगा। पेरियार नदी का उद्गम स्थल कहां है? आए कहां? अन्नामलाई की। यह अपना जल किस सागर में गिराती? अरब। केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार न, लंबाई 244। तीस्ता नदी का उद्गम स्थल पाउहुंड्री हिमनद। सिक्किम में पाउहुंड्री, मुहाना, ब्रह्मपुत्र न, बांग्लादेश में न, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र। तीस्ता की सबसे प्रमुख सहायक कौन? रंगीत। कौन? रंगीत ना। तीस्ता नदी के जल को लेकर किन दो देशों, भारत और बेतवा नदी का उद्गम है विंध्य पर्वत संगम या मोहाना? आए यमुना ना, यमुना। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिला के समीप? हमीरपुर ना। मांडवी नदी का उद्गम कर्नाटक ना, कर्नाटक में बेलगांव। और संगम या मोहाना? अरब सागर। संगम या मोहाना? पंजी किस नदी के तट पर? मांडवी ना। दूध सागर झरना किस नदी पर? दूध सागर, मांडवी ना। दुग्ध धारा झरना आए मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी ना। किस राज्य में? मध्य प्रदेश। शरावती नदी किस राज्य में बहती? कर्नाटक ना। जोग या गोरसप्पा प्रपात किस नदी पर? शरावती नदी ना। इसको अन्य किस नाम से? महात्मा। किस दो धाराओं के मिलने से ब्राह्मणी नदी की उत्पत्ति होती है? दक्षिणी कोयल और शंख। दक्षिणी कोयल और रूपनारायण नदी का उद्गम झारखंड में ना, मोहाना, हुगली ना। हुगली की ना सहायक नदी। ब्राह्मणी नदी किस राज्य में बहती है? ओडिशा का ना। अपना जल कहां गिराती है? बंगाल की। चंबल नदी का उद्गम अरावली पहाड़ी। एक मिनट चंबल, हम बनास समझ गए, सॉरी। चंबल नदी का उद्गम जानापा पहाड़ी, मध्य प्रदेश ना। मध्य प्रदेश के महू जिला में जानापा पहाड़ी। मोहाना, यमुना ना। चंबल की सहायक नदी बनास पार्वती काली सिंध। चंबल नदी किन किन राज्यों के बीच सीमा निर्धारित करती है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश और राजस्थान। कोटा किस नदी के तट पर? चंबल नदी ना। कोटा कौन नदी के तट पर? चंबल ना। चंबल नदी किस जीव का प्राकृतिक आवास? घड़ियाल ना। चंबल नदी किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्खात भूमि। किसके लिए? उत्खात भूमि। चंबल की सहायक नदी बनास ना। चलिए अब जो है नदी हो गया, अब आगे हेडिंग मारिए। किसका? पता नहीं।
चलिए, अब जो है आगे हम लोगों को पढ़ना है बहुउद्देशीय परियोजना। क्या पढ़ना है? बहुउद्देशीय परियोजना। अरे वो लड़का आना छोड़ दिया हो जिसको खड़ा किए थे एक रोज। आ रहा है? आ रहा है? कहां है? कहां है वो? लगता आना छोड़ दिया। बताइए, एक रोज खड़ा किया, आना छोड़ दिया। वो लड़की आना छोड़ दी है। एगो तो आ रही है, एगो तो नजर आ रही है, दूसरी वाली नजर नहीं आ रही। दूसरी वाली कहां है? आपकी दोस्तिनी कहां है? कहां है वो जिसे बतियाते थे आप, जिसको खड़ा किए थे हम? वो आती है वो? नहीं आती है? नहीं आती है? छोड़ दी है? भले छोड़ने दीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए शांत रहिए। अब बहुउद्देशीय परियोजना। क्या? बहुउद्देशीय परियोजना। समझिए। अब देखिए, जैसे आप इस बात को समझिए, जैसे अगर आप पढ़ाई करके सफल हो जाते हैं, यानी पढ़ाई करने के बाद अगर आपको सरकारी नौकरी हो जाता है, सफलता का मतलब सरकारी नौकरी हो जाता है, तो फिर इससे आप अपने जीवन के कई उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, अगर शादी हो जाएगा तो फिर आप शादी हो जाएगा, जो आप सुनना चाह रहे हैं हम वो सुनाना चाह नहीं रहे थे, लेकिन अब सुना देते हैं। शादी हो जाएगा, शादी हो जाएगा, नौकरी हो जाएगा तो शादी हो जाएगा, शादी हो जाएगा, बच्चा होगा। तो नौकरी होने के बाद एक तो शादी हो गया, एक उद्देश्य ये हो गया, बच्चा होगा, दूसरा उद्देश्य ये हो गया, तीसरा जो है तो ठीक है। आप लोग क्या कहां चले जाते हैं? चलिए छोड़िए ये सब बात। शादी बीवी शांत पढ़ाने दीजिए, पढ़ाने दीजिए, मजाक नहीं। आप लोग आजकल ज्यादा मजाक करने लगे हैं, ठीक है। कभी कभी हमको ये चीज खलता है, हमको ठीक नहीं लगता है कभी कभी, ठीक है। कभी कभी रात को हम सोचते हैं, बड़ी दुख होता है। मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे। है ना? पढ़िए, गलत बात है ये सब। शादी ब्याह छोड़िए, सुनिए। देखिए होता क्या है, नदी 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 होता यह है कि नदी के ऊपर बांध बनाया जाता है। बांध बनाया जाता, बांध समझते हैं? मूवी सब में आप देखे होंगे जी। नदी के ऊपर बांध बनाया जाता है, और बांध बनाकर जो है ना, नदी के पानी को रोका जाता है। नदी के पानी को रोका जाता है, नदी के पानी को रोका जाता है। नदी जो बहती है, नदी के ऊपर बांध बनाकर नदी के पानी को रोका जाता है। बांध बनाकर जो नदी के पानी को रोका जाता है, उस पानी के मदद से एक तो बाढ़ पर नियंत्रण स्थापित किया जाता। बाढ़, फ्लड, FLOOD, फ्लड, बाढ़ पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। जैसे कोसी नदी है, कोसी नदी जो कि नेपाल हिमालय से निकलती है, नेपाल में बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है, गंगा में जाकर कटिहार के कुर्सेला के समीप मिलती है। कोसी नदी पर बांध बनाकर
कोसी नदी के जल को आगे जाने से रोका जा सकता है। अगर कोसी नदी पर बांध बना दिया जाए, अच्छा बांध बना दिया जाए, कोसी नदी के जल को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, तो हो सकता है उत्तर बिहार में बाढ़ ना आए, हो सकता है उत्तर बिहार में बाढ़ ना आए। तो बांध बनाकर एक तो बाढ़ को नियंत्रित किया जाता है, बाढ़ को नियंत्रित किया जाता है। दूसरा काम, बांध बनाकर उस पानी के प्रयोग से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। शाहरुख खान का एक मूवी है, कोई मूवी है शाहरुख खान का, जिसमें टरबाइन के मदद से, टरबाइन और पानी के मदद से बिजली का उत्पादन किया जाता है, बिजली का उत्पादन किया जाता है। हमको लगता है स्वदेश मूवी है क्या, स्वदेश मूवी है, स्वदेश मूवी है। तो जो पानी होता है, पानी के उपयोग से विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का भी उत्पादन किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जाता है। फिर तीसरा, उससे नहर निकाला जाता है, नहर निकाला जाता है और उस नहर को किसानों के खेत तक पहुंचाया जाता है, नहर निकाला जाता है, उस नहर को किसानों के खेत तक पहुंचाया जाता है, किसानों के खेत तक पहुंचाया जाता है। तो नदी के ऊपर बांध बनाकर एक से अधिक उद्देश्य की पूर्ति की जाती है। नदी के ऊपर बांध बनाकर बाढ़ पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है, नहर निकाल करके किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाया जा सकता है। तो ये जो नदियों के ऊपर बांध बनाकर पानी को इकट्ठा कर उस पानी के मदद से एक से अधिक उद्देश्य की पूर्ति की जाती है, उस पानी के मदद से एक से अधिक उद्देश्य की पूर्ति की जाती है, उसी को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। और जो आपको बहुउद्देशीय परियोजना है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा, आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर कहा। अब मंदिर कितना पवित्र चीज है, मंदिर काफी पवित्र चीज है। और मंदिर लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति को लेकर जाते हैं। जब कोई ईश्वर से कुछ डिमांड करते हैं, देखिए मानव कितना स्वार्थी है, ईश्वर से भी डिमांड करता है, जबकि ईश्वर सब चीज उसको दे दिया है, आंख दिया है, कान दिया है, नाक दिया, हाथ दिया है, पैर दिया है, सब चीज दिया है, फिर भी मानव ईश्वर से जाकर डिमांड करता है। और डिमांड करना चाहिए, करना भी चाहिए डिमांड। और हम आपको बताते हैं, आप अभी जिस लाइफ में हैं, आप अपने इस लाइफ में सिर्फ ईश्वर से एक चीज डिमांड कीजिए, हे भगवान हमको पढ़ने का शक्ति दे दीजिए, हे भगवान हमको पढ़ने का शक्ति दीजिए, हम 6 घंटा पढ़ रहे हैं, हमें इतना शक्ति दे दीजिए कि हम 12 घंटा पढ़ने लगे, अगर 12 घंटा पढ़ रहे हैं तो हमें इतना शक्ति दे दीजिए कि हम 14 घंटा पढ़ने लगे। भगवान के समक्ष अभी आप यही डिमांड कीजिए। और पढ़ाई लिखाई ही एक ऐसा चीज है जिसके बदौलत आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कुछ भी क्या, आप हर कुछ कर सकते हैं, आप हर कुछ कर सकते हैं, जो मन वो कर सकते हैं। अगर आप सही से पढ़ लिख लिए, सही से पढ़ लिख लेंगे, सफल हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान से डिमांड कीजिए सिर्फ पढ़ने लिखने की क्षमता डेवलप कर सके आप में, समझ गए, डेली आप में पढ़ने का विकास हो जाए, 6 घंटा 8 घंटा आप पढ़ सके, यही सब चीज मांगिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजना की तुलना आधुनिक भारत के मंदिर से की है, आधुनिक भारत के मंदिर से की है। अब बहुउद्देशीय परियोजना का विकास ऐसे तो ब्रिटिश काल में भी हुआ था, लेकिन बहुउद्देशीय परियोजना का विकास जो मुख्यतः हुआ है वह आपको आजादी के बाद हुआ है। आजादी के बाद बहुउद्देशीय परियोजना का विकास काफी ज्यादा हुआ है, काफी ज्यादा हुआ है। और भारत के भीतर लगभग हर नदी पर, भारत के भीतर लगभग हर नदी पर कोई ना कोई बांध आपको देखने को मिल जाएगा। और हर बांध से लगभग उसके आसपास के राज्य लाभान्वित होते हैं।
तो अब हम लोग एक एक करके आजाद भारत के बहुउद्देशीय परियोजना को देखेंगे। अगर आजाद भारत की हम लोग बात करें तो आजाद भारत की जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है वह है दामोदर नदी घाटी परियोजना। आजाद भारत का जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है वह है आपको दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना, देखिए ध्यान दीजिएगा भाई जी लोग, आप सभी लोग इस बात से निश्चित तौर पर अवगत हैं कि दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, झारखंड में बहने के बाद बंगाल में प्रवेश करती है, हुगली के समीप हुगली में मिल जाती है, हुगली में। तो ये जो दामोदर नदी है, ये जो दामोदर नदी है, इस दामोदर नदी पर बांध का निर्माण किया गया है। इस दामोदर नदी पर बांध का निर्माण किया गया है। दामोदर और उसकी सहायक नदी, दामोदर पर तो बांध का निर्माण किया ही गया है, तथा दामोदर की जो सहायक नदी है, दामोदर की सहायक नदी बराकर है, कोनारी है, तो दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर बांध का निर्माण किया गया, बांध का निर्माण किया गया है। तो दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर जो बांध का निर्माण किया गया है उसी को सम्मिलित रूप से दामोदर नदी घाटी परियोजना कहा जाता है, दामोदर नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। और जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है इसका निर्माण आजादी के ठीक बाद 1948 ईस्वी में हुआ है। आजादी के ठीक बाद 1948 ईस्वी में दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण हुआ है। और इस नदी घाटी परियोजना का निर्माण अमेरिका के टेनेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर हुआ है। इस नदी घाटी परियोजना का निर्माण जो है अमेरिका के टेनेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है, नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है। और इस दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत दामोदर नदी पर पंचेत बांध का निर्माण किया गया है। अगर हम दामोदर नदी की बात करें तो दामोदर नदी पर जो है आपको पंचेत बांध, कौन बांध? पंचेत बांध, पंचेत बांध का निर्माण किया गया है। फिर आपको दामोदर की सहायक नदी बराकर है, बराकर नदी पर मेथन, तिलैया और बाला पहाड़ी, मेथन, तिलैया और बाला पहाड़ी बांध का निर्माण किया गया है। और जानते हैं बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे तो आपको यह प्रश्न मिल जाएगा, मेथन, तिलैया और बाला पहाड़ी बांध का निर्माण कौन नदी पर किया गया है? बीपीएससी का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेथन, तिलैया और बाला पहाड़ी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बराकर नदी। वही दामोदर की सहायक नदी में एक नदी है कोनारी, कौन नदी है? कोनारी नदी है। और कोनारी नदी की हम लोग बात करें तो कोनारी नदी पर जो है कोनारी बांध का निर्माण किया गया। कौन बांध? कोनारी बांध। कोनारी नदी पर जो है आपको कोनारी बांध का निर्माण किया गया है, कोनारी बांध का निर्माण किया गया है। क्लियर? अब नीचे से लिखिए बहुउद्देशीय परियोजना डैश देकर। आप लोग कभी अपने फ्यूचर के विषय में सोचते हैं? नहीं सोचते होंगे, ठीक है। जो सोचेगा वो पढ़ेगा, और आप लोग पढ़ते नहीं है मतलब नहीं सोचते हैं। जो नहीं सोचते हैं कम से कम सप्ताह में एक दिन अपने फ्यूचर के विषय में जरूर सोचिए। और हम आपको बताते हैं कि आप अपने आप को समय जरूर दीजिए, आप अपने आप को समय जरूर दीजिए। कम से कम 24 घंटा में 5 मिनट भी आपको अपने आप को समय निश्चित तौर पर देना चाहिए। और अपने आप को समय देने का मतलब क्या होता है जानते हैं? अपने आप को समय देने का मतलब होता है जहां भी हो आप अकेले हो, आप जहां भी हो अकेले हो, ना मोबाइल हो आपके पास, ना आपका दोस्त हो आपके पास, जहां भी हो आप अकेले हो। गांधी मैदानी में ही हो तो आप अकेले हो, रूम में ही हो तो आप अकेले हो, रूम के छत पे ही हो तो आप अकेले हो। और उस समय सिर्फ स्वयं के विषय में सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, यही सब बात सोचिए ना। देखिए ना, पढ़ने का मन नहीं करेगा, क्या बात करते हैं, धकाधक पढ़ने का मन करेगा। कम से कम आप सोच करके तो देखिए,
एक बार सोचिए तो, करके तो देखिए, करके देखिए एक बार। पढ़ने का मन एकदम खूब करेगा। मां बाप के विषय में सोचिए, मम्मी पापा जो है कितना त्याग करके पटना भेजे हैं, पैसा देते हैं, कैसे कैसे पैसा देते हैं। पटना में देखिए गरीब बच्चा ही आता है, इस बात का एहसास है हमको, समझ गए। जो मध्यम वर्गीय फैमिली के लोग हैं वही पटना आते हैं। और होता यह है कि देखिए होता क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है जानते हैं? देखिए यह है कि हम मध्यम वर्गीय वर्ग के लोगों के साथ समस्या क्या, हम भी मध्यम वर्ग से ही आते हैं, ऐसा नहीं कि हम बहुत अमीर फैमिली से आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। गार्जियन पैसा देते हैं, हम मध्यम वर्गीय फैमिली से आने वाले जितने भी लोग हैं, गार्जियन पैसा देते हैं, लेकिन गार्जियन का गाइडेंस हमारे ऊपर नहीं होता है। हम पटना आते हैं, दिल्ली जाते हैं, कोटा जाते हैं, अपने मन से जो होता है वो करते हैं। लेकिन एक आईएएस का बेटा है, एक आईपीएस का बेटा है, एक डॉक्टर का बेटा है, एक इंजीनियर का बेटा है। देखिए होता क्या है, उनके पिताजी डॉक्टर है, इंजीनियर हैं, तो मेहनत करके कहीं ना कहीं डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बने हैं, तो उस बच्चा को तो पैसा तो मिलता ही है, उस बच्चा को अपने पिता से गाइडेंस भी मिलता है। लेकिन हम मध्यम वर्गीय छात्रों के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वह है गाइडेंस का नहीं होना, गार्जियन के गाइडेंस का नहीं होना। और जानते हैं, हमको ऐसा लगता है, जो मेरा पर्सनल फीलिंग है, जो मेरा पर्सनल अनुभव है, ग्रेजुएशन तक यानी ग्रेजुएट होने तक मां बाप का दिशा निर्देशन बच्चों को निश्चित तौर पर मिलना चाहिए। लेकिन मध्यम वर्गीय फैमिली में क्या होता है, गार्जियन 5वां 6ठा 7वां 8वां जाते जाते जो है अपना पल्ला झाड़ लेता है, उसके बाद जो है आपको कहेगा हम पैसा देंगे, पढ़ना है पढ़ो, ना पढ़ना है मत पढ़ो, जो करना है करो। उसके बाद सिर्फ गार्जियन पैसा देते हैं, और उस पैसा का कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो सदुपयोग भी करते हैं, कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो दुरुपयोग भी करते हैं, कुछ बेहतर भी बन जाते हैं, कुछ बेहतर नहीं भी बन पाते हैं। तो जब भी गलत कुछ करने के लिए जाइए ना, तो एक बार अपने गार्जियन के विषय में सोच लीजिए, बस एक बार अपने गार्जियन के विषय में सोच लीजिए, फिर आप, हमको नहीं लगता है कि आप गलत कीजिएगा। देखिए हम ये नहीं कहते हैं कि आप ये नहीं कीजिए, वो नहीं कीजिए, आप सब चीज कीजिए, लेकिन आपका जो मूल काम है पढ़ाई, वो दम भर के कीजिए, बाद बाकी जो करना है करते रहिए ना, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। दम भर के पढ़ लीजिए, जो करना है करते रहिए आराम से। और पढ़ने का मन ना करे, अकेले हो जाइए, अपने विषय में अपने आप से सवाल कीजिए। और देखिए ये सब काम करेंगे ना तो लोग कहेगा पागल है, और जिसको लोगों ने पागल कहा है वही इतिहास रचा है, समझ गए। इसलिए लोग क्या कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एकदम नहीं, समझ गए। लोग पागल कहता है कहने दीजिए ना, जो चीज याद नहीं होता है पूरे रूम में सजा दीजिए लिख करके, याद कैसे नहीं होगा, क्या बात करते हैं, समझ गए। तो ये सब काम कीजिए, कुछ पागलपन वाला काम कीजिए, पागल बनिए, और जब तक आप पागल नहीं बनिएगा तब तक आपका रिजल्ट नहीं होगा। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए, लिखना प्रारंभ कीजिए। बहुउद्देशीय परियोजना लिखिएगा। नदियों के ऊपर नदियों के ऊपर नदियों के ऊपर नदियों के ऊपर बांध, नदियों के ऊपर बांध, नदियों के ऊपर बांध का निर्माण कर, नदियों के ऊपर बांध का निर्माण कर, एक से अधिक उद्देश्य की पूर्ति, नदियों के ऊपर बांध का निर्माण कर एक से अधिक उद्देश्य की पूर्ति, एक से अधिक उद्देश्य की पूर्ति, जैसे एक से अधिक उद्देश्य की पूर्ति, जैसे जैसे जैसे
जैसे बाढ़ नियंत्रण, जैसे बाढ़ नियंत्रण, जैसे बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादन, कोमा सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण, सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण, नहरों का निर्माण इत्यादि, 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 इत्यादि की पूर्ति की जाती है, इत्यादि की पूर्ति की जाती है। इसे ही इसे ही इसे ही बहुउद्देशीय परियोजना, इसे ही बहुउद्देशीय परियोजना, इसे ही बहुउद्देशीय परियोजना, इसे ही बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। इसे ही बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। नोट देकर लिखिएगा, एनओटी नोट। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजना को, बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी है। बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी है। बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी है। बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी है। बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी है। आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी है। अब नीचे से हेडिंग मारिएगा, दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना लिखिएगा, दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना लिखिएगा। डैश देकर, यह स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। यह स्वतंत्र भारत की प्रथम, यह स्वतंत्र भारत की प्रथम, यह स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। यह स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका निर्माण 1948 ईस्वी में हुआ 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 है। इसका निर्माण अमेरिका के
इसका निर्माण अमेरिका के टेनेंसी नदी घाटी परियोजना, इसका निर्माण अमेरिका के टेनेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है। इसका निर्माण अमेरिका के टेनेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है। इसका निर्माण अमेरिका के टेनेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है। इसका निर्माण अमेरिका के टेनेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है। इसका निर्माण अमेरिका के टेनेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है। इस परियोजना के तहत दामोदर नदी पर पंचायत बांध, इस परियोजना के तहत दामोदर नदी पर पंचायत बांध, दामोदर नदी पर पंचायत बांध, दामोदर नदी पर पंचायत बांध कोमा, बराकर नदी पर मैथन, तिलैया और बाला पहाड़ी बांध, बराकर नदी पर मैथन, तिलैया और बाला पहाड़ी बांध, बराकर नदी पर मैथन, तिलैया और बाला पहाड़ी बांध, बराकर नदी पर मैथन, तिलैया और बाला पहाड़ी बांध, बराकर नदी पर मैथन, तिलैया और बाला पहाड़ी बांध तथा कोनारी नदी पर कोनारी बांध, कोनारी नदी पर कोनारी बांध का निर्माण कोनारी नदी पर कोनारी बांध का निर्माण किया गया है। कोनारी नदी पर कोनारी बांध का निर्माण किया गया है। कोनारी नदी पर कोनारी बांध का निर्माण किया गया है। कोनारी नदी पर कोनारी बांध का निर्माण किया गया है। चलिए आ जाइए। किस व्यक्ति ने बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा? पंडित जवाहरलाल। स्वतंत्र भारत का प्रथम नदी घाटी परियोजना, स्वतंत्र भारत का प्रथम नदी घाटी परियोजना, इसका निर्माण कब हुआ है? अमेरिका के किस नदी घाटी परियोजना के अंदर? अमेरिका के किस नदी घाटी परियोजना? दामोदर नदी पर कौन बांध? बराकर नदी पर, कोनारी नदी पर, पंचायत बांध कौन नदी पर? पंचायत बांध, पंचायत बांध, मैथन तिलैया बाला पहाड़ी, मैथन तिलैया बाला पहाड़ी, कोनारी नदी पर, कोनारी नदी पर। क्लियर? चलिए आगे। अब देखिएगा, आगे देखिए। आप सभी लोग झेलम नदी के विषय में जानते हैं, हाँ या ना? जानते हैं ना? आए झेलम नदी जम्मू कश्मीर के शेषनाग बेरीनाग झील से निकलती है, निकलती है ना जी। झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में तुलबुल परियोजना और उड़ी परियोजना। झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में कौन सी परियोजना है? तुलबुल परियोजना और उड़ी परियोजना। तो झेलम नदी पर जो है जम्मू कश्मीर राज्य में, झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में तुलबुल परियोजना और उड़ी परियोजना। ठीक है, तो नीचे से लिखिए।
लिखिए झेलम नदी, झेलम नदी डैश देकर लिखिए, डैश देकर लिखिए। झेलम नदी पर झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में, झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना और उड़ी परियोजना, तुलबुल परियोजना और उड़ी परियोजना का निर्माण किया गया है। चलिए अब इसके बाद देखिए, ध्यान दीजिएगा। चनाव नदी का नाम आपने सुना है, हाँ या ना? एकदम आप सुने हैं। चनाव नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। आए हिमाचल प्रदेश में कौन दर्रा से? आए बाड़ा, चंद्रा और भागा जब मिलता है तब ना चिनाव बनता है। आए तो जो चिनाव नदी है, इस चुनाव नदी पर जो हिमाचल प्रदेश राज्य से निकलती है, इस चिनाव नदी पर जो है जम्मू कश्मीर राज्य में सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, चिनाव नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना। कौन परियोजना? दुलहस्ती, दुलहस्ती परियोजना है। कौन परियोजना है? दुलहस्ती परियोजना। तो नीचे से लिखिएगा चिनाव नदी डैश देकर, चिनाव नदी डैश देकर लिखिएगा। चिनाव नदी पर चिनाव नदी पर चिनाव नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में, चिनाव नदी पर हिमाचल प्रदेश से निकलती है, लेकिन ये सब है जम्मू कश्मीर राज्य में। चिनाव नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में सलाल परियोजना, सलाल परियोजना, सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना चलिए इसके बाद आगे आइए। इसके बाद झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, रावी, रावी नदी हेडिंग मारिए, रावी नदी, रावी नदी। बेहतरीन। रावी नदी देखिए, आप सब लोग जानते हैं रावी नदी कहां से निकलती? हाँ, और रोहतांग दर्रा कहां है? हिमाचल प्रदेश में है ना। और रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद पंजाब में बहती है, पंजाब में बहने के बाद पाकिस्तान में प्रवेश करती है। आए हाँ ना। तो जो रावी नदी है, रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश राज्य में चमेरा बांध परियोजना है। कौन? चमेरा, चमेरा बांध परियोजना है। और रावी नदी पर पंजाब में
थीन सागर परियोजना और रंजीत सागर परियोजना है। थीन सागर परियोजना और रंजीत सागर परियोजना। तो रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश राज्य में, रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश राज्य में चमेरा बांध परियोजना, और रावी नदी पर जो है पंजाब राज्य में थीन सागर परियोजना और रंजीत सागर परियोजना। थीन सागर परियोजना और रंजीत सागर परियोजना। तो लिखिएगा, रावी नदी पर, रावी नदी पर, रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश राज्य में चमेरा बांध परियोजना, हिमाचल प्रदेश राज्य में चमेरा बांध परियोजना, चमेरा बांध परियोजना, और पंजाब में, पंजाब में, पंजाब में, पंजाब में थीन सागर परियोजना और रंजीत सागर परियोजना स्थित है। पंजाब में थीन सागर परियोजना और रंजीत सागर परियोजना स्थित है। रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश राज्य में चमेरा बांध परियोजना और पंजाब में रावी नदी के तट पर थीन सागर परियोजना और रंजीत सागर परियोजना स्थित है। थीन सागर परियोजना और रंजीत सागर परियोजना स्थित है। रंजीत सागर परियोजना स्थित है। अब इतना आराम से बोले हैं, अब क्या मेहंदी लगा लगा करके जीभ में बोले। ध्यान तो यहां रहबे नहीं करता है, ध्यान रहता है कहीं और। चलिए, ब्यास नदी, आगे ब्यास नदी। ब्यास नदी, ब्यास नदी कहां से निकलती है? ब्यासकुंड से ना। ब्यासकुंड कहां है? हिमाचल प्रदेश में ना। देखिए, तो ब्यास नदी जो हिमाचल प्रदेश के ब्यासकुंड से निकलती है, ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश राज्य में, ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश राज्य में, ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश राज्य में पोंग परियोजना, मंडी परियोजना, पोंग परियोजना और मंडी परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में। कहां है? हिमाचल। और आगे चलकर ब्यास नदी पंजाब में बहती है नो। अब पंजाब में जाकर के सतलज से मिलती है, आए हरि के नामक स्थान पर नहीं मिलती है, और वहीं से हरि के बैराज ना, जहां से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, निकलती है ना। हाँ, तो लिखिए ब्यास नदी, लिखिए डैश देकर, डैश देकर। ब्यास नदी पर ब्यास नदी पर ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश राज्य में, हिमाचल प्रदेश राज्य में, हिमाचल प्रदेश राज्य में पोंग, पोंग, पोंग और मंडी परियोजना, पोंग और मंडी परियोजना, पोंग और मंडी परियोजना, पोंग और मंडी परियोजना, पोंग और मंडी परियोजना स्थित है। पोंग और मंडी परियोजना स्थित है। पोंग और मंडी परियोजना स्थित है। फुल स्टॉप। आगे हेडिंग मारिए, सतलज नदी, सतलज, सतलज नदी, सतलज नदी, सतलज, सतलज नदी। इंदिरा गांधी नहर के विषय में लिखाए थे, वहां पे लिखा दिया है ना। भारत की सबसे लंबी नहर है
राजस्थान नहर कहा जाता है। सबसे ज्यादा लामान्वित राजस्थान होता है। हाँ ठीक है। और निकलती है हरि के बेड़ा, यानी जब ब्यास और सतलज आपस में मिलती है वहीं से निकलती है। मतलब इंदिरा गांधी नहर को जल की प्राप्ति ब्यास और सतलज दोनों नदी से होता है। ब्यास और सतलज, बात क्लियर है? हाँ देखिए सतलज नदी, आप सभी लोग जानते हैं कि जो सतलज नदी है तिब्बत के मानसरोवर झील के राक्षस ताल से निकलते, हाँ या ना? निकलती है ना। और यहां से निकलने के बाद पश्चिम में बहती है, शिवकिला दर्रा से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। बोलिए ना, हाँ ना। तो जो सतलज नदी है, सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश राज्य में नाथपा झाकड़ी परियोजना है। नाथपा झाकड़ी, नाथपा झाकड़ी, नाथपा झाकड़ी परियोजना है। और सतलज नदी पर ही हिमाचल प्रदेश राज्य में कोल डैम परियोजना है। कोल डैम परियोजना, कोल डैम परियोजना। और आगे चलकर सतलज नदी पंजाब में बहती है, फिर पाकिस्तान में जाती है। पंजाब में सतलज नदी पर भाखरा नांगल परियोजना है। पंजाब में सतलज नदी पर कौन परियोजना? भाखरा नांगल। कौन है? भाखरा नांगल। भाखरा नांगल परियोजना है। और भाखरा नांगल परियोजना कौन नदी पर है? भारत के भीतर ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी तक कोई ऐसा परीक्षा नहीं होगा जो ने पूछा होगा भाखरा नांगल परियोजना कौन नदी पर। तो भाखरा नांगल सतलज, समझ गए? तो भाखरा नांगल परियोजना सतलज नदी। तो नीचे से लिखिए, लिखिएगा लिखिएगा सतलज नदी लिखिएगा। इस नदी पर हिमाचल प्रदेश राज्य में, इस नदी पर हिमाचल प्रदेश राज्य में, इस नदी पर हिमाचल प्रदेश राज्य में नाथपा झाकड़ी परियोजना, नाथपा, नाथपा, नाथपा झाकड़ी परियोजना, नाथपा झाकड़ी परियोजना, नाथपा झाकड़ी परियोजना लिखना होगा। नाथपा झाकड़ी, नाथपा झाकड़ी परियोजना। और कोलडैम परियोजना, कोलडैम परियोजना, कोलडैम परियोजना, कोलडैम परियोजना, कोलडैम परियोजना, कोलडैम परियोजना स्थित है कोलडैम परियोजना स्थित है वहीं, वहीं पंजाब में सतलज नदी पर, वहीं पंजाब में सतलज नदी पर, वहीं पंजाब में सतलज नदी पर, वहीं पंजाब में सतलज नदी पर भाखरा नांगल परियोजना, भाखरा नांगल परियोजना, भाखरा नांगल परियोजना स्थित है। भाखरा नांगल परियोजना स्थित है जो कि भारत की बड़ी परियोजनाओं में से एक है। जो कि भारत की बड़ी परियोजनाओं में से एक है।
जो कि भारत की बड़ी परियोजनाओं में से एक है, बड़ी परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान इत्यादि है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य, इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान इत्यादि है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान इत्यादि है। इत्यादि है। चलिए भाई जी लोग, इतना को 1 मिनट में पढ़िए। पहले याद करवाएंगे इतना, फिर आगे। जल्दी पढ़िए, मुंह मेरा मत देखिए, पढ़िए जल्दी। पढ़ लिए। आइए 1 मिनट में अब मेरे साथ याद कीजिए। क्या कीजिएगा? किसके साथ? मेरे साथ ना, किसी और के साथ ना। चलिए, तुलबुल परियोजना और ओडी परियोजना कौन नदी? तुलबुल परियोजना और ओडी परियोजना आए। तुलबुल और ओडी आए। सलाल बगलिहार दुलहस्ती, सलाल बगलिहार दुलहस्ती आए। चेनाब ना। चमेरा, थीन सागर, रंजीत सागर, चमेरा, थीन सागर, रंजीत सागर आए। पोंग और मंडी, पोंग और मंडी, पोंग और मंडी, नाथपा झाकड़ी, कोल डैम, भाखड़ा नांगल आए। नाथपा झाकड़ी, कोल डैम, भाखड़ा नांगल आए। एक बार फिर से, नाथपा झाकड़ी आए, कोल डैम, भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल, पोंग, पोंग, मंडी, मंडी, चलिए, चमेरा, चमेरा,
तीन सागर, आए, रंजीत सागर, सलाल, सलाल, बगलिहार, दुल्हस्ती, तुलबुल, उड़ी, आए, क्लियर। चलिए आगे आ जाइए, आगे। अब आगे आइए, रेणुका बांध परियोजना, रेणुका बांध परियोजना, क्या रेणुका बांध, हेडिंग मारिए रेणुका बांध परियोजना। मार लिए। देखिए, जो रेणुका बांध परियोजना है, रेणुका बांध परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में एक छोटी सी परियोजना है जो गिरी नदी के तट पर है। हिमाचल प्रदेश राज्य की एक छोटी सी परियोजना है जो गिरी नदी के तट पर है। कौन नदी के तट पर? गिरी। तो लिखिए, यह परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में यह परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में गिरी नदी के तट पर, यह परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में गिरी नदी के तट पर, हिमाचल प्रदेश राज्य में गिरी नदी के तट पर स्थित है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में गिरी नदी के तट पर स्थित है। चलिए, नर्मदा ताप्ती। चलिए आगे हेडिंग मारिएगा, टिहरी बांध परियोजना, टिहरी, टिहरी, टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना, देखिए सुनिएगा, उत्तराखंड राज्य में गौमुख हिमानी से भागीरथी निकलती है। आए, उत्तराखंड राज्य में ही भागीरथी और भिलंगना, भागीरथी और भिलंगना, उत्तराखंड राज्य में भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर टिहरी बांध परियोजना है। कौन परियोजना है? बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तीनों परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। लिखिए, टिहरी बांध परियोजना। यह परियोजना, यह परियोजना उत्तराखंड राज्य में, यह परियोजना उत्तराखंड राज्य में यह परियोजना उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड राज्य में भागीरथी और, यह परियोजना उत्तराखंड राज्य में भागीरथी और, यह परियोजना उत्तराखंड राज्य में भागीरथी और भिलंगना नदी के तट पर, भागीरथी और भिलंगना नदी के तट पर, भागीरथी और भिलंगना नदी के तट पर, भागीरथी और भिलंगना नदी के तट पर स्थित है। भागीरथी और भिलंगना नदी के तट पर स्थित है। भागीरथी और भिलंगना नदी के तट पर स्थित है। भागीरथी और भिलंगना नदी के तट पर स्थित है। फुल स्टॉप। चलिए, इसके बाद आगे हेडिंग मारिएगा, रिहंद परियोजना, रिहंद, रिहंद, नहीं रुकिए 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 रुकिए, इससे पहले लिखिए माता टीला परियोजना। माता टीला, माता में टीला, माता टीला परियोजना। हेडिंग मार लिए। बेतवा नदी का नाम आपने सुना है? आए, सुना है ना? बेतवा नदी कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश के बिंद से निकलती है।
आए? और बेतवा नदी जाकर मिलती किससे? पिछले क्लास में ना बताएं तो कैसे भूल जाते हैं? आज रिवीजन हुआ है ना? बताइए तब मुंह से आवाज काहे ना आता है? इलाज कर देंगे हम अभी तुरंत 2 सेकेंड में सबका, एक तरफ से सटिया देंगे हम, ठीक है? तो हाँ, तो जो माता टीला परियोजना है, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। कौन नदी पर है? बेतवा। और बेतवा नदी 2 राज्य से होकर बहती है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश से निकलती है, उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना से मिल जाती है। तो जो माता टीला परियोजना है जो कि बेतवा नदी पर है, इससे लाभान्वित होने वाला राज्य है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों, ठीक है? लिखिए माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना, यह परियोजना बेतवा नदी पर यह परियोजना बेतवा नदी पर यह परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। कितना घंटा पढ़ते हैं? है? नहीं गिनते हैं? मतलब आप पढ़वे नहीं करते हैं? पढ़ते हैं? मम्मी कसम। क्या घंटा? गिन के आइएगा, अगले क्लास में पूछेंगे हम। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है, फुल स्टॉप। चलिए आगे हेडिंग मारिए, रिहंद परियोजना। रिहंद 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 परियोजना। रिहंद इतना महत्वपूर्ण ना है, फिर भी लिखिए ना, क्या दिक्कत? महत्वपूर्ण है या ना है, कॉपी भरा रहना चाहिए। हाँ पूछिए, देगा, क्या भरोसा। रिहंद परियोजना, देखिए ये जो है ना उत्तर प्रदेश में है, रिहंद नदी पर। उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर। तो लिखिए यह परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में रिहंद नदी के तट पर स्थित है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में रिहंद नदी के तट पर स्थित है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में रिहंद नदी के तट पर स्थित है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में रिहंद नदी के तट पर स्थित है। चलिए जहां तक याद करवा दिए थे वहां से आगे पढ़िए, याद करवाएंगे फिर आगे लिखाएंगे, ठीक है? 4 गो है, 4 गो 5 गो करके लिखाते जाएंगे, समझाते जाएंगे, याद करवाते जाएंगे। जल्दी पढ़िए, जहां तक याद करवा दिए थे वहां से आगे। उसको देख के दांत निकाल लीजिए, खड़ा होइए आप ही। किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिला जवाब नहीं ना दिए? याद है तो उससे हमको क्या मतलब है? चलिए हीरो खड़ा होइए, उधर खड़ा होइए। हाँ प्रांतों में द्वैत शासन का जनक। चलिए पीला टी शर्ट खड़ा हो जाइए इधर, है आ गया। चलिए ऑनलाइन वाले लोग जहां तक पढ़ाए थे, बोले थे याद करने के लिए, उससे आगे बोले थे याद नहीं करने के लिए जी,
हाँ देखिए कमेंट देखिएगा, वहां से आगे कुछ नहीं लिखाए हैं, सिर्फ याद करवाए हैं। इंटरनेट कट गया था जिस वजह से ये लोग से क्वेश्चन पूछने लगे। ये जो होमवर्क दिए थे इसमें से वही से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पूछने दीजिए, थोड़ा देर और पढ़ाएंगे तब छोड़ेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं जब पूछ रहे हैं तो, ऑनलाइन वाले लोग, ठीक है, थोड़ा देर और पढ़ाएंगे, वेट फॉर सम टाइम्स। खड़ा हो जाइए, आप तो बोले पढ़ते हैं, खड़ा हो जाइए, आज ये पता चल जाएगा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया? चलिए नहीं पढ़ते हैं इसका मतलब है। चलिए खड़ा हो जाइए, निमोछा, उधर 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 उधर, हाँ खड़ा हो जाइए। मर्द होके मोछ उछ कटा लिया है, मर्द काहे के लिए है जी? भारत के गवर्नर जनरल को किस अधिनियम के तहत वायसराय बना दिया गया? 1922, 1958, अच्छा 1958 में एक्टे ने पारित हुआ है। अच्छा खड़ा हो जाइए, टोपी वाला खड़ा हो जाइए, आप बहुत स्मार्ट बने, खड़ा हो जाइए, खड़ा होइए, खड़ा होइए ना जी, हाँ। बजट पर चर्चा का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? 1912, 1992, 1892। एक और क्वेश्चन, भारत की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई कौन अधिनियम के तहत? 1861, ठीक है, खड़ा रहिए आप भी। देखिए क्या हाल चाल है जनाब का, इस सब के लिए जोर से ताली बजा दीजिए तो। हाँ ये सब पढ़ के आया है पूरा। बैठ जाइए, अगला होमवर्क सुनिए, बैठ जाइए। अब अगला होमवर्क सुनिए, छोटी समिति एवं उनके अध्यक्ष, बड़ी समिति एवं उनके अध्यक्ष। छोटी बड़ी सब समिति का अध्यक्ष याद करके आइएगा। आए पेज नंबर 111, छोटी समिति एवं उनके अध्यक्ष, बड़ी समिति एवं उनके अध्यक्ष, ठीक है, प्रारूप समिति, यहां तक ये पूरा पेज याद करके आइएगा, पूरा पेज, ठीक है। छोटी समिति बड़ी समिति के अध्यक्ष, ये पूरा याद करके आइएगा। संविधान, अगला पेज पे आ जाइए। संविधान सभा की महिला सदस्य 15 गो है, 15 का नाम होठ पे होना चाहिए, इतना आपको याद करके आना। बात समझ में आया? आ गया ना? हाँ बस इतना ही। इसमें से पेज नंबर 111 और 112, 112 में सिर्फ संविधान सभा की 15 महिला सदस्य का नाम, बस इतना ही। किसका है? चलिए आइए तो ऑनलाइन वाले लोग, ऑनलाइन में कमेंट आ रहा है कि छूटा भी है उन लोग का, देख लीजिए, छूटा भी है, छूटा भी है, देखिए देख लीजिए। पेन किसका है? पेन उस अभी और पढ़ाएंगे, थोड़ा सा रुकिए ना। छूटा भी है, देखिए ऑनलाइन वाले लोग सुनिएगा, बस रिहन रिहन लास्ट रिहन तक लिखाए हैं, उससे ज्यादा नहीं लिखाए हैं। उसके बाद पढ़ने के लिए बोले थे लोग, पढ़ रहा था, ये लोग को याद करवा दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है होमवर्क ही पूछने लगे थे, इंटरनेट डाउन हो गया था तो कुछ भी नया नहीं लिखाए हैं। अब आगे हेडिंग मारिए, गंडक परियोजना, हेडिंग मारिए गंडक परियोजना, गन स्वाडोको गंडक परियोजना। नहीं छूटा है जी? हाँ कमेंट आएगा तो देखिएगा। इंटरनेट डाउन हो गया था फिर आ गया, ठीक है। इंटरनेट भी एक प्रकार का नेटवर्क है ना, हो जैसे मोबाइल में टावर होता है ना, कभी कभी डाउन नहीं हो जाता है तो फोन लगता है, नहीं लगता है, वह इंटरनेटो है। इतना बात तो याद हुई हो गया होगा आप लोग को, ठीक है। गंडक परियोजना
देखिए गंडक परियोजना की अगर हम लोग बात करें तो जो गंडक परियोजना है गंडक नदी पर है। कौन नदी पर है? गंडक नदी। गंडक नदी पर है और गंडक नदी जो है उत्तर प्रदेश बिहार दोनों से होकर बहती है। गंडक परियोजना से दोनों राज्य लाभान्वित होता है, यानी गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों की संयुक्त परियोजना है। और यह जो गंडक परियोजना है, गंडक परियोजना से लाभान्वित होने वाले दो राज्य है उत्तर प्रदेश बिहार, और यह है गंडक नदी पर। कौन नदी पर? गंडक। लिखिए यह परियोजना गंडक नदी पर है, यह परियोजना गंडक नदी पर है, यह परियोजना गंडक नदी पर है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। चलिए कोसी परियोजना, कोसी परियोजना, देखिए कोसी परियोजना जो है कोसी नदी पर है, कोसी नदी पर है, और यह परियोजना से लाभ नेपाल और बिहार दोनों को होता है, नेपाल और बिहार दोनों को होता है। और इस परियोजना के तहत कोसी नदी के जल स्तर में वृद्धि को लेकर जो उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, उस बाढ़ पर नियंत्रण पाने के लिए ही कोसी परियोजना का निर्माण किया गया है। उत्तरी बिहार में जो कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, उस बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए ही कोसी नदी पर कोसी परियोजना का निर्माण किया गया है। तो नीचे से लिखिएगा कोसी परियोजना। यह परियोजना कोसी नदी पर है। कमेंट देखते रहिएगा, बीच में नेटवर्क कटा था, ठीक है, छोटा नहीं है किसी का, वैसा कमेंट नहीं आ रहा है। हाँ लिखिएगा यह परियोजना कोसी नदी पर है। इस परियोजना का निर्माण बाढ़ पर नियंत्रण स्थापित करने को लेकर किया गया। बाढ़ पर नियंत्रण स्थापित करने को लेकर किया गया। बाढ़ पर नियंत्रण स्थापित करने को लेकर किया गया। बाढ़ पर नियंत्रण स्थापित करने को लेकर किया गया। बाढ़ पर नियंत्रण स्थापित करने को लेकर किया गया। फुल स्टॉप। इस परियोजना से नेपाल और बिहार लाभान्वित होता है। इस परियोजना से नेपाल और बिहार लाभान्वित होता है। इस परियोजना से नेपाल और बिहार लाभान्वित होता है। इस परियोजना से नेपाल और बिहार लाभान्वित होता है। चलिए आगे हेडिंग मारिए, फरक्का बैराज परियोजना। फरक्का बैराज परियोजना। फरक्का फरक्का संजू काकर। फरक्का बैराज परियोजना। फरक्का बैराज परियोजना। सुनिए, जो फरक्का बैराज परियोजना है, फरक्का बैराज परियोजना पश्चिम बंगाल में है। कौन राज्य में है? पश्चिम
बंगाल में है। और ये जो परियोजना है, ये परियोजना है गंगा नदी पर। कौन नदी पर? और गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में भागीरथी कहा जाता है। तो कुछ किताब लिखता है पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर, और कुछ किताब लिखता है पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के तट पर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं ना होइएगा, बोलिए नो, कंफ्यूज नहीं ना होइएगा। गंगा रहे गंगा मारिएगा, भागीरथी रहे, और दोनों में से कोई एक के रहेगा, और दोनों नहीं रहेगा। अगर मैं भी मान लिया जाए दोनों रहा, भागीरथी मारिएगा। क्या मारिएगा? अगर दोनों रहा तो क्या मारिएगा? भागीरथी लिखिए। यह परियोजना कितना परियोजना लिखाए हो? 13 गो हुआ है। तो उसमें दो कोनो कोनो नदी में 2 गो 3 गो 4 गो भी न लिखाए हैं। 20 गो के आसपास हुआ होगा। 40 50 60 गो पढ़ना है आपको। 40 50 60 गो, 20 गो के आसपास तो हो ही गया होगा। ठीक है। दामोदर नदी घाटी में ही 5 गो, सतलज नदी में 3 गो, रावी नदी में 3 गो, रावी नदी में 3 गो, चिनाब में 3 गो, झेलम में 2 गो, ब्यास में 2 गो, ब्यास में 2 गो। ठीक है, ब्यास में 2 गो, 30 गो के आसपास हो गया महाराज। देखिए मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे। फरक्का बैराज परियोजना, यह परियोजना पश्चिम बंगाल राज्य में, यह परियोजना पश्चिम बंगाल राज्य में भागीरथी नदी के तट पर, यह परियोजना पश्चिम बंगाल राज्य में भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। यह परियोजना पश्चिम बंगाल राज्य में भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। मिस कॉल मार रहा है लाइन। चलिए आगे हेडिंग मारिए। मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना। हाय, अच्छा, कालपोंग परियोजना अब लिखाएंगे। लिखिए कालपोंग परियोजना, कालपोंग परियोजना। तो लिख दिया तो हम क्या करें, काट दीजिए। कालपोंग परियोजना, चलिए समझिए, फिर तो लिखना है। ये है कालपोंग परियोजना जो है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक नदी है कालपोंग नदी। कौन नदी है? कालपोंग नदी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कालपोंग नदी पर कालपोंग परियोजना है। लिखिए कालपोंग परियोजना। यह परियोजना कालपोंग नदी पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह परियोजना कालपोंग नदी पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह परियोजना कालपोंग नदी पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह परियोजना कालपोंग नदी पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और पढ़िएगा ना। आइए याद करते हैं यहां तक। आइए, कालपोंग परियोजना कौन नदी पर है? कालपोंग नदी ना। कालपोंग परियोजना कौन नदी पर है? कहां है? कहां है? देखिए सुनिए एगो बात, जो परियोजना
नदी के नाम पर हो, जैसे कालपोंग परियोजना कालपोंग नदी, तो उसमें नदी याद रखना जरूरी ना है, वो कहां है, उससे लाभान्वित कौन कौन राज्य होता है ये याद रखना जरूरी है। जैसे अगर आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे ना, तो कालपोंग परियोजना कौन नदी पर है इन्हें पूछा गया है, लेकिन कालपोंग परियोजना कहां स्थित है ये पूछा गया है। क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा, आपको मिल जाएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कालपोंग परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कालपोंग परियोजना कहां है? कालपोंग परियोजना कहां है? चलिए, फरक्का बैराज परियोजना किस राज्य में है? पश्चिम कौन नदी? भागी। अच्छा, जो गंडक परियोजना गंडक नदी पर न, गंडक परियोजना गंडक नदी पर। और ये कौन दो राज्य की संयुक्त परियोजना? उत्तर प्रदेश और कोसी परियोजना कोसी नदी ना हो, कोसी परियोजना कोसी नदी ना। अच्छा, कोसी नदी पर जो कोसी परियोजना का निर्माण किया गया है, किस पर नियंत्रण पाने के? बाढ़ पर ना हो, बाढ़ पर ना। तो कोसी नदी पर कोसी परियोजना का निर्माण किस लिए किया गया? बाढ़ पर नियंत्रण पाने के लिए। आज जितना लिखाए हैं ना, हमको लगता है इतना ही और परियोजना आपको लिखना होगा, याद करना होगा, और आज का आज घर पे जाकर के इसको पढ़ लीजिएगा। और दूसरी बात, नदी का मैपिंग करके लाना है, ब्लैंक मानचित्र में मैपिंग करके लाना है। ये हम चेक करेंगे अगले क्लास में, अगर नहीं रहा तो नानी याद हम दिला देंगे, ठीक है। ब्लैंक मानचित्र पर मैपिंग करके लाना है, मतलब समझिए, अगर नहीं समझ रहे हैं, देखिए समझाते हैं, समझिए। ऐसा ही भारत का ब्लैंक मानचित्र ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, लिख दीजिएगा, यहां पर लिखिएगा झेलम नदी। कौन नदी? झेलम। यहां पर ऐसे करके लिख दीजिएगा तुलबुल। क्या? तुलबुल। यहां पर लिख दीजिएगा उड़ी। क्या लिखिएगा? मतलब झेलम नदी पर तुलबुल और उड़ी परियोजना। फिर नीचे में लिख दीजिएगा चेनाब। क्या लिखिएगा? चेनाब। फिर ऐसे लिख दीजिएगा सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती। तो ऐसे मैपिंग करके लाना है, हम चेक करेंगे अगले क्लास में। अगर घर पे जाकर के ऐसा मैपिंग आप कर लीजिएगा तो ये चीज आपका अपना हो जाएगा, नहीं तो ये चीज आपका अपना नहीं होगा। और जीएस के हर पहलू को आपको अपना बनाना होगा अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो। अगर आप इन चीजों को अपना नहीं बना पाते हैं तो फिर आपका रिजल्ट संभव नहीं है, फिर जीवन में आप सफल नहीं हो पाएंगे। फिर समाज जो है आपको गाली देगा, समाज आपको सही निगाह से नहीं देखेगा, कहेगा पटना में गलत पलत काम करता था। तो आप क्या चाहते हैं? समाज आपको सही दृष्टिकोण से देखे या गलत दृष्टिकोण से? सही दृष्टिकोण से देखे तो पढ़िए, मेहनत कीजिए, रिजल्ट लीजिए। धन्यवाद। इससे आगे अगले क्लास में मिलते हैं। पूछिए ना। पवित्रता के कारण कावेरी दक्षिणी गंगा, ठीक है, पवित्रता के कारण। और लंबाई के कारण जो है, लंबाई के आधार पर गोदावरी को, और पवित्रता के आधार पर कावेरी को।